हेलो गाइस, वेलकम टू जेजीके मास्टर क्लास। गाइस, ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है ऑन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं, क्या कंडीशन होती है माइक्रोवेव एक्टिविटी की, और हम किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, intensity of spectral lines and population of energy levels and rigid rotator molecule for diatomic molecule। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, नॉन रिजिड डायटोमिक रोटेटर एंड सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल। गाइस, ये सभी टॉपिक ना कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सीएसआईआर नेट और गेट दोनों ही स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इससे क्वेश्चंस देखे गए हैं। एमएससी केमिस्ट्री का ये जो सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है, जहां ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी किया जाता है, तो ये वीडियो स्पेशली एमएससी केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हुए बनाया गया है। जहां पर आप सीएसआईआर नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी कवर करते हैं हम इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन द रोटेशनल एनर्जी एंड इट्स माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये एमएससी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आपको आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, उसका इफेक्ट ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम और उसके स्पेक्ट्रम पर फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो आपको देखना है रिजिड एंड नॉन रिजिड। रिजिड का मतलब होता है ड्यूरिंग द रोटेशन देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल और बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ कार्बन हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने कार्बन 12 लिया है और सेकंड जो हमने मॉलिक्यूल लिया है उसमें कार्बन उसका आइसोटोप 13 लिया है। तो इस तरीके से दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इसका मास C13 जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू C12 के। तो किस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे, यहाँ अगर हम विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ नहीं चेंज होगी, क्योंकि मास के चेंज होने से बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ विल रिमेन सेम। तो देयर इज नो डिफरेंस, इंटरन्यूक्लियर चेंज नहीं होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है यहाँ पर। तो अब देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है। I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, जहां पर म्यू आपका रिड्यूस मास है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड R नॉट इज द बॉन्ड लेंथ। तो आप देख सकते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस मास के। तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर करते हैं कार्बन 12, तो कार्बन 12 की कंपेयर में रिड्यूस मास जो होगा वो कार्बन 13 का ज्यादा होगा, और अगर आपका रिड्यूस मास ज्यादा है यहाँ पर तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल आइसोटोपिक कार्बन मॉलिक्यूल का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्मल कार्बन मॉलिक्यूल के। अगर आपने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस 2 वीडियोस देखे हैं मेरे, तो वहाँ आपने ये रिलेशनशिप देखा होगा बिटवीन रोटेशनल कांस्टेंट बी एंड रिड्यूस मास, और आप बोल सकते हैं म्यू आर नेट स्क्वायर को आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो B इज इक्वल टू H ओवर 8 पाई स्क्वायर म्यू आर नॉट स्क्वायर C। H इज द प्लैंक कांस्टेंट, म्यू जहां पर रिड्यूस मास है, R नॉट बॉन्ड लेंथ एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर आप यहाँ पर भी कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं, हमें पता है रिड्यूस मास जो है वो कार्बन 13 का ज्यादा है। अगर कार्बन 13 का रिड्यूस मास ज्यादा है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रोटेशनल कांस्टेंट के, तो रोटेशनल कांस्टेंट जो होगा आइसोटोपिक मॉलिक्यूल का वो कम होगा कंपेयर टू नॉर्मल कार्बन 12 मॉलिक्यूल के। तो इस तरीके से ऑन इंक्रीजिंग द रिड्यूस मास द रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीजेस एंड अल्टीमेटली आपका स्पेक्ट्रम पर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम की स्पेसिंग इस तरीके से कम हो जाएगी ऑन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है जहां पर आपको रोटेशनल कांस्टेंट मेंशन किया होगा एंड आपको मे बी कार्बन 13 का एक्यूरेट मास रिड्यूस मास कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप इस तरीके से ये रिलेशन यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो आप बोल सकते हैं B डिवाइडेड बाय B सिंगल प्राइम इज इक्वल टू म्यू सिंगल प्राइम डिवाइडेड बाय म्यू। इस तरीके से आप फॉर्मूले को पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी गिवन है और जो नहीं दिया है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन द रोटेशनल एनर्जी।
तो यहाँ पर जो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम दिया है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल कार्बन 12 है, तो इस तरीके से आपका जो एनर्जी लेवल डायग्राम जा रहा है 0 1 2, जहाँ जे क्वांटम रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4 एंड 5 जे वैल्यू। और अगर आप यहाँ पर एनर्जी और ट्रांजिशन टर्म को इक्वेशन को पुट करते हैं जो कि बी जे जे प्लस 1 है, उसकी वैल्यू में जे की वैल्यू को आप पुट करते हैं तो आपको ये वैल्यूज मिलती हैं 0 2b 6b 12b 20b। ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है लास्ट वीडियो में रिजिड रोटेटर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं किस तरीके से हमको ये वैल्यूज मिलेंगी। अब यहाँ पर अगर आप आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन वाला देखते हैं तो यहाँ आप कंपेयर करेंगे तो स्लाइटली इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, जो हमारी एनर्जी है यहाँ पर मॉलिक्यूल की, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ये भी इक्वेशन हमने लास्ट टाइम देखी थी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो अगर हमारा आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन होने पे बी डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी लेवल आपका ऑन आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा है। वैल्यू आपकी यहाँ पर भी 2b 6b है, लेकिन क्योंकि b सिंगल प्राइम आपका कम है तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी। तो हम अब इसका इफेक्ट स्पेक्ट्रम पे देखते हैं तो आपका जो नॉर्मल ब्लू लाइन से इंडिकेट किया गया है वो आपका विदाउट आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कार्बन 12 मॉलिक्यूल के लिए है 2b 4b 6b। और अगर स्पेसिंग देखेंगे तो आपकी कांस्टेंट आ रही है सभी स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में 2b। रेड लाइन जो यहाँ पर डिनोट करता है वो आपका आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन को डिनोट करता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्योंकि b सिंगल प्राइम वैल्यू लेस है तो अल्टीमेटली 2b सिंगल प्राइम की वैल्यू कम होगी 2b के कंपेयर में। एंड सिमिलरली जैसे जैसे आप ये वैल्यू आपका बढ़ता जा रहा है नंबर 2 4 6 8 तो आपका जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और इस तरीके से कंपेयर टू आपके नॉर्मल ब्लू लाइन की आपकी रेड लाइन की शिफ्टिंग ज्यादा होती जा रही है। तो अल्टीमेटली ऑन इंक्रीजिंग द जे वैल्यू टू हायर नंबर आपकी जो लाइंस होंगी स्पेक्ट्रम में फॉर दिस आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन जो वो बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड होंगी। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं रोटेशन आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम एंड ऑन द स्पेक्ट्रम। सो मैंने जैसे आपको बताया था एनर्जी इक्वेशन, हमने ये एनर्जी इक्वेशन यूज की है BJJ प्लस 1, जहां पर आप देख सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, देयरफॉर ऑन डिक्रीजिंग द B एनर्जी इज आल्सो डिक्रीजिंग फॉर आइसोटॉप। एंड सिमिलर इक्वेशन को यूज करके आप J की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो आपको 2B मिलेगा, J की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको या J की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, J की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2B आएगा, 2 रखेंगे तो इस तरीके से आपकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। और आप देख सकते हैं आप ये वैल्यूज निकाल पाएंगे जो भी हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली अगर आप कंक्लूजन करें तो ऑन आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन वी नो एज मास और रिड्यूस मास इज इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली द स्पेसिंग बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइन दैट इज 2B will decrease for the isotopic substitution. Okay, so between the rotation line the spacing is going to decrease. This is the effect of isotopic substitution on the rotational spectrum of rigid diatomic molecule. So इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको रिप्रेजेंट करना है अपना ये आंसर, जहाँ आपको एनर्जी लेवल डायग्राम भी ड्रॉ करना है, आपको स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करना है और आपको इस तरीके से बताना है कि क्यों आपका यहाँ पर एनर्जी कम है, क्यों आपकी लाइंस क्लोजली स्पेस्ड हैं। तो ये तो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए। CSIR एंड गेट स्टूडेंट्स के लिए आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा और दे मे आस्क यू द व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑन आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। तो वहाँ ऑप्शंस ये होंगे, उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि B सिंगल प्राइम जो कि आइसोटॉपिक के लिए है लेस है कंपेयर टू नॉर्मल B के। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डिजिटल प्रॉब्लम भी आ सकता है तो आप फॉर्मूला बना के आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है गिव अ लेबल्ड एनर्जी लेवल पैटर्न द अलाउड ट्रांजिशंस एंड द करस्पॉन्डिंग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम फॉर अ नॉन रिजिड रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ ये बात कर रहे हैं नॉन रिजिड रोटेटिंग मॉलिक्यूल की, डायटोमिक मॉलिक्यूल की मीन्स लीनियर मॉलिक्यूल की। नॉन रिजिड मीन्स during the rotation if the dimension of the molecule changes, that is actually it happens, right? जो भी मॉलिक्यूल रोटेट करता है ड्यूरिंग रोटेशन उसके डायमेंशन चेंज होते हैं। अगर वो रिजिड सिस्टम है दैट इज हाइपोथेटिकल,
जहां आपके मॉलिक्यूल के कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे हैं, वो एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, उसको हम रिजिड रोटेटर बोलते हैं। नॉन रिजिड मीन्स जहां उसका डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली दे कैन आस्क यू अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन अफेक्ट्स द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी नॉन रिजिड रोटेटिंग मॉलिक्यूल को नहीं मेंशन किया है, लेकिन कैसे हम इसको कंसीडर करेंगे इस कैटेगरी में, क्योंकि वो बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं अगर किसी भी मॉलिक्यूल को आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा एटम्स में, तो इसीलिए वहां पर इनको बोला गया है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन इफेक्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये नॉन रिजिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि डायमेंशन चेंज हो रहा है और एट वन पॉइंट वो जाके ब्रेक हो रहा है मॉलिक्यूल इनटू एटम्स। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, B इज इक्वल टू H/8π² IC और μR²C। तो हम यहाँ क्यों दोबारा से लिखा है ये रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे एक नया फॉर्मूला, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R0²। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली स्पेसिंग जो होगी लाइंस की वो भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी आपको जो है लाइंस बहुत क्लोजली स्पेस्ड मिलेंगी। तो नॉन रिजिड सिस्टम के लिए आप देख सकते हैं रिलेशन। और यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आपको B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 होल स्क्वायर करके आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और इस तरीके से जो भी पूछा गया है आपसे, आइदर B पूछा गया है और आपको R0 पूछा गया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने एनर्जी लेवल पैटर्न, अलाउड ट्रांजिशन और स्पेक्ट्रम पूछा है, तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या एनर्जी टर्म होता है फॉर नॉन रिजिड रोटेटर। तो इसका एनर्जी टर्म होगा BJ+1 माइनस DJ²J+1 होल स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो रिजिड सिस्टम में हमारा जो एनर्जी टर्म था वो खाली BJ+1 था। यहाँ पर आपको एक और एडिशनल टर्म मिला है जो कि आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं आपके मेन इक्वेशन से, एनर्जी टर्म से। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका स्पेसिंग जो है डिक्रीज होगी, बिकॉज R0 आपका इंक्रीज हो रहा है, जहां आपका D जो है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है। ट्रांजिशन टर्म, तो ट्रांजिशन टर्म भी हमें पता है कि अपर माइनस लोअर होता है, तो यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन फ्रॉम J+1 टू J। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका एनर्जी टर्म यहाँ पर J को रिप्लेस करेंगे J+1 से अपर के लिए, और आपको इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी जहां आपने एनर्जी टर्म में J को रिप्लेस किया है J+1 से, और सेकेंड टर्म आपका सेम ही रहेगा क्योंकि हम J से ट्रांजिशन कर रहे हैं। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो ट्रांजिशन टर्म मिलेगा वो मिलेगा न्यू S फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू 2BJ+1 माइनस 4DJ+1 होल क्यूब पर सेंटीमीटर। तो ये है आपका ट्रांजिशन टर्म जो आपको लिखना है। यहाँ पर भी ट्रांजिशन टर्म देख सकते हैं, आपको सब्सट्रैक्ट करना है मेन वैल्यू से, तो अल्टीमेटली लाइंस विल बी क्लोजली स्पेस्ड। तो आप देख सकते हैं कितना क्लोजली स्पेस्ड होगा, J+1 होल क्यूब। सिलेक्शन रूल है del J प्लस -1, तो इसका मतलब है जो भी ट्रांजिशंस होंगे वो आइदर +1 और -1 ही अलाउड रहेंगे। तो कौन कौन से अलाउड ट्रांजिशंस रहेंगे, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 1, 1 to 0, ये सभी ट्रांजिशंस अलाउड हैं क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है वो +1 या फिर -1 है। अगर आप बात करेंगे 0 to 2 की या 2 to 0 की या फिर 1 to 3 की, ये सारे ट्रांजिशंस फॉरबिडन होंगे क्योंकि उसमें आपका सिलेक्शन रूल फुलफिल नहीं होता है। अब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं पहले, और बिलो उसका स्पेक्ट्रम दिया गया है फॉर नॉन रिजिड रोटेटर। तो हम इसको कंपेयर करेंगे रिजिड रोटेटर से। रिजिड रोटेटर एज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप वहां पर देख सकते हैं इसकी डिटेल। यहाँ आप नोटिस करेंगे कंपेयर करने पर कि जो नॉन रिजिड रोटेटर है उसकी जो एनर्जी लेवल की स्पेसिंग है वो कम हो रही है जैसे जैसे जे वैल्यू बढ़ रही है। तो ये क्यों हो रहा है, हमने एनर्जी लेवल डायग्राम देखा क्योंकि ईच एनर्जी लेवल डायग्राम में आपका जो कांस्टेंट है, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, वो आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे जैसे जे वैल्यू बढ़ रही है, तो इस तरीके से उसका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। और इसका जो हम इफेक्ट देखेंगे वो स्पेक्ट्रम पर, वो भी आप देख सकते हैं कि जो लाइंस होंगी वो क्लोजली स्पेस्ड होंगी क्योंकि जो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे वो J+1 होल क्यूब, जैसे जैसे J की वैल्यू बढ़ेगी उस तरीके से आपका जो
स्पेक्ट्रल लाइन की स्पेसिंग है वो भी कम होती चली जाएगी। और नॉन रिजिड रोटेटर में एक पर्टिकुलर जे वैल्यू के बाद जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होंगी। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके शो कर सकते हैं कि नॉन रिजिड और रिजिड में स्पेक्ट्रल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने यहाँ पर डिस्टॉर्शन कांस्टेंट आपको वैल्यू दिया हुआ है और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो आप उसके यूज करके आप वहां पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो उस बॉन्ड की। और इसी तरीके से आपने अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया है तो आप फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल का। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये फॉर्मूला जो हमने फोर्स कांस्टेंट का लिखा है ये आपको मिला है न्यू इज इक्वल टू 1/2πc अंडर रूट के बाई म्यू। आपने ये पढ़ा होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, नहीं पढ़ा है तो आप बीएससी में जरूर पढ़े होंगे और उसी से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, आप ये याद कीजिए। इससे आप स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हायर द के वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी के की उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद करके आप मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या फिर फोर्स कांस्टेंट दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कि आपका प्रॉब्लम जो आया है एमएससी का है, थ्योरेटिकल 5 मार्क्स प्रॉब्लम है। सेपरेटली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन रूल क्या होता है नॉन रिजिड रोटेटर का, ऐसे कौन से ट्रांजिशन है जो अलाउड है, या फिर वो आपको ट्रांजिशन मेंशन करेंगे, आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन। मे भी आपको वैल्यूज दिए होंगे बी और डी के, आपको कैलकुलेट करना है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से अगर वो आपको स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड पूछते हैं, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है लेट्स से फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड or any diatomic or polyatomic molecule, you can calculate the strength of the bond also। इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। डिस्क्राइब द salient features of the rotational spectra of symmetrical top molecule। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है diatomic molecules के लिए डिस्कस किया है, whether it is rigid or non rigid। तो सबसे पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन होता है, 3 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स रोटेशनल एक्सिस। ये भी हमने कवर किया है फर्स्ट वीडियो में, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल के लिए जो रिलेशनशिप होता है, आई इज नॉट इक्वल टू 0 बट आई बी इज इक्वल टू आई सी। 3 एक्सिस होती हैं, तो बेसिकली फॉर सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल आपको 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने रहेंगे। एग्जाम्पल आप CH3Cl ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक तो आपकी मेन एक्सिस है जहां पर आप मोमेंट इसका रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रोटेशन कांस्टेंट जो होगा विद रेस्पेक्ट टू मेन एक्सिस, और एक आपका इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है तो उसको हम सब्सिडरी एक्सिस भी बोलते हैं या टॉप एक्सिस भी बोलते हैं, उसके अलोंग भी रोटेशन करेगा मॉलिक्यूल। तो 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसीलिए यहाँ पे 2 रोटेशन कांस्टेंट होंगे, एक मेन रोटेशनल कांस्टेंट होगा और एक आपका सब्सिडरी कांस्टेंट होगा जिसको कि हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यही डिटेल मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर भी जैसे कि हमने बात किया था रिजिड और नॉन रिजिड एटॉमिक में 5 टर्म्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एनर्जी टर्म, ट्रांजिशन टर्म, सिलेक्शन रूल, एनर्जी लेवल डायग्राम एंड स्पेक्ट्रम। आपको ये 5 चीजों का ध्यान रखना है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डायटोमिक मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में लिखते समय। तो सिमेट्रिकल टॉप का एनर्जी टर्म क्या होगा, E इज इक्वल टू जे कॉमा के, जहां जे आपका रोटेशनल कांस्टेंट है, के सब्सिडरी कांस्टेंट, with respect to both the axes is equal to bj j plus 1 plus a minus b whole k square। तो आपने ये कांस्टेंट है कि a and b जो आप यहाँ पर इसके साथ ऐड कर रहे हैं, जहाँ k की वैल्यू है j, j minus 1, j minus 2 till it reaches minus j। तो अगर टोटल वैल्यू आप k की निकालते हैं तो ये है 2j plus 1। अगर आपका j की वैल्यू 1 है तो 2 into 1 2 plus 1 is 3, which means आपकी जो वैल्यू आएगी k की वो +1 0 और -1 ऐसे रहेगी। For k is equal to greater than 0, rotational levels are called doubly degenerate। ये आपको टर्म याद रखना है, doubly degenerate। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर j की वैल्यू 1 है तो उसकी doubly degeneracy होगी +1 and -1, इसीलिए हम इसको doubly degenerate बोलते हैं, जो कि greater than 0 के लिए एप्लीकेबल है। अगर 2 है तो +-2। ट्रांजिशन टर्म आप देख सकते हैं अपर माइनस लोअर, अपर आप ट्रांजिशन मान सकते हैं j+1 टू लोअर j। तो वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर इस एनर्जी इक्वेशन में j को रिप्लेस करके j+1,
तो आपको अपर माइनस लोअर मिलता है और उसको सॉल्व करने के बाद आपको जो ट्रांजिशन टर्म मिलेगा वो 2bj+1 पर सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन रूल जो सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल के लिए है वो del J plus -1 del K इज इक्वल टू 0। तो अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम इसका देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेवल है वहां पर J वैल्यू 0 है, K की वैल्यू भी 0 है। उसके बाद जब J की वैल्यू 1 होती है तो K की वैल्यू आपका 2J+1, तो आपका 3 हो जाती है टोटल वैल्यू, +1 -1 एंड 0। तो आपका जो K की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उसके लिए आपका डबली डीजेनरेट हो गया। ये +-1 दो तरीके से स्प्लिट होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इफ यू गो फर्दर J इज इक्वल टू 2, इट इज अगेन स्प्लिटेड इनटू 0, +-1 एंड +-2। इसका इफेक्ट अगर हम स्पेक्ट्रम पे देखें तो अगर आप इनिशियल कुछ वैल्यूज के लिए J वैल्यू 1 to 3 के लिए देखते हैं तो इस तरीके से आप इसका डब्ल्यू डीजेनरेसी देख सकते हैं, 0 1 0 1 2 एंड 0 1 2 एंड 3। और जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होती जा रही है आपके पास, क्योंकि फॉर्मूला गिवन है उसमें अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जिस तरीके से आप J वैल्यू के लिए बढ़ते जाते हैं वहां पर जो डब्ल्यू डीजेनरेसी है उसके लिए जो स्पेसिंग रहेगी इसमें वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में ट्रांजिशन टर्म में तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखने के बाद आपको इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो ये आपका डबली डीजेनरेटेड स्पेक्ट्रम है फॉर सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम पूछी जाती है जैसे कि इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल ईच ऑफ द लाइंस इज स्प्लिट इनटू अ डबलेट। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम जो है अमोनिया का, अमोनिया इज अ सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल, तो वो आपका जो लाइंस है उसमें स्प्लिट एज अ डबलेट। वो आपसे पूछा गया है ऐसी क्यों होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो अब आप कर सकते हैं, अमोनिया क्योंकि सिमेट्रिकल टॉप है और वहां पर सबसिडरी क्वांटम नंबर होता है जिसकी वजह से लाइन जो है डबली डीजेनरेट होती हैं, डबलेट आते हैं आपको। तो जब भी ये क्वेश्चन आए आपको यूजुअली 3 to 4 मार्क्स की कैटेगरी का है तो आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा सकते हैं और स्पेक्ट्रम दिखा सकते हैं जहां आप डबली डीजेनरेसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो आई होप आपको अभी नॉन रिजिड रोटेटर फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल और आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमएससी स्टूडेंट्स के लिए और सिमिलरली सीएसआईआर नेट एंड गेट में भी इसके क्वेश्चंस बहुत सारे देखे गए हैं। तो those who are preparing for these examination, all the best. See you in the next video.